Do educate friends, then do the rest. Hello everyone, this is Sapna Singh and welcome to the channel Do Educate. थर्मोडायनामिक्स में कल हमने फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स देखा था। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स क्या कहता था, किसी अगर प्रोसेस की बात की जाए, साइकिल की बात नहीं कर रहे हैं, अगर किसी प्रोसेस की बात की जाए तो वहाँ पे हमने क्या पढ़ा था कि जो चेंज इन इंटरनल एनर्जी होती है वो क्या होती है, किसके बराबर होती है, वो होती है हीट माइनस वर्क डन के बराबर होती है। ठीक, डेल्टा ई को हम डेल्टा यू से भी लिख सकते हैं। कई बुक्स में आप ई देखोगे, कई बुक में आप क्या करोगे, यू देखोगे, तो कंफ्यूज नहीं होना है। डेल्टा ई हो या फिर डेल्टा यू हो, कोई फ़र्क नहीं है। ठीक, ये तो हो गई एक पर्टिकुलर प्रोसेस के लिए कि ये वैल्यू होती है। आज हम देखने वाले हैं कि जो आइसोलेटेड सिस्टम होता है, जो आइसोलेटेड सिस्टम होता है, आइसोलेटेड सिस्टम जो होती है, कोई भी सिस्टम अगर आइसोलेटेड है तो वहाँ पे क्या होगा, वहाँ पे एनर्जी की वैल्यू क्या होगी, वहाँ पे एनर्जी हम कैसे निकालेंगे या एनर्जी क्या होगी। आइसोलेटेड सिस्टम में आपको अच्छे से पता है कि ना तो हीट, आप कह सकते हो, ना तो हीट का ट्रांसफ़र होता है, ना ही मास का ट्रांसफ़र होता है। आइसोलेटेड सिस्टम हमने पढ़ा था टाइप्स ऑफ सिस्टम में, ओपन क्लोज की जब हमने बात की थी तो उसी में हमने आइसोलेटेड भी पढ़ा था। तो आइसोलेटेड में जब आप एक चीज़ सोच के देखो कि ना हीट का ट्रांसफ़र हो रहा है, ना ही मास का ट्रांसफ़र हो रहा है, तो उस केस में जो हीट की वैल्यू होती है, हीट तो ज़ीरो हो गया, ये तो पता चल गया कि हीट ज़ीरो है। यहाँ पे क्या होता है, वर्क की वैल्यू भी क्या होती है, वो क्या हो जाती है, ज़ीरो हो जाती है। हीट की वैल्यू क्या होगी, ज़ीरो होगी, और वर्क की वैल्यू भी ज़ीरो होगी। और अगर किसी साइकिल की बात की जाए या फिर कुछ भी आप कह सकते हो, डी क्यू या डी डब्ल्यू की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ज़ीरो। तो डेल्टा यू इज इक्वल्स टू डी क्यू माइनस क्या होता है, डी डब्ल्यू। ठीक, तो अगर यहाँ पे भी डी आप लिख लो, अगर एक जगह एक जगह डी लिखा है तो हर जगह आप डी लिख दो। डी यू इज इक्वल्स टू डी क्यू माइनस डी डब्ल्यू, ये आपकी क्या है, इक्वेशन है। ये क्या है, इक्वेशन है। अगर आइसोलेटेड सिस्टम की बात की जाए, आइसोलेटेड के लिए क्या हो जाएगा, आइसोलेटेड के लिए डी क्यू की वैल्यू क्या हो जाएगी, ज़ीरो, ज़ीरो माइनस डी डब्ल्यू की वैल्यू ज़ीरो, डी यू की वैल्यू क्या हो जाएगी, ज़ीरो, डी यू मीन्स यू टू माइनस u1 इज इक्वल्स टू ज़ीरो, तो इट मीन्स कि u2 इज इक्वल्स टू u1। इसका मतलब क्या है कि अगर सिस्टम आइसोलेटेड है तो आइसोलेटेड सिस्टम के लिए जो एनर्जी होगी वो क्या होगी, हमेशा कांस्टेंट होगी। एनर्जी जो होगी, एनर्जी विल बी कांस्टेंट फॉर आइसोलेटेड सिस्टम। अगर कोई भी सिस्टम आइसोलेटेड है तो उसकी जो एनर्जी होगी वो क्या होगी, कांस्टेंट होगी। ये हमें ध्यान रखना है। तो हमने अभी क्या देखा कि जो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक था वो हमने लिखा, अगर आइसोलेटेड सिस्टम है तो उसमें हमें पता है कि हीट का ट्रांसफ़र नहीं होता है, वर्क भी क्या होगा, वहाँ पे ज़ीरो होगा। इन दोनों की वैल्यू जब हम इक्वेशन में रखेंगे तो हमें क्या मिलेगी, हमें यहाँ पर ये मिल जाएगा कि जो एनर्जी है वो क्या होती है, कॉन्स्टेंट होती है। आइसोलेटेड के सिस्टम के केस में एनर्जी क्या होती है, वो कांस्टेंट होती है। ये चीज़ हमने देख ली। एक चीज़ यहाँ पे और देखते हैं, अगर ये क्या है, डी यू इज इक्वल्स टू डी क्यू माइनस डी डब्ल्यू है, अगर ये कह देता है कि प्रोसेस जो है, स्पेसिफिक हीट की अगर बात की जाए, स्पेसिफिक हीट की अगर बात हम यहाँ पे कर रहे हैं, तो अगर कांस्टेंट वॉल्यूम है, कांस्टेंट वॉल्यूम है, इट मीन्स कि जो डी यू की वैल्यू हम यहाँ पे रखने वाले हैं वो क्या हो जाएगी, सॉरी, ये डी यू इज इक्वल्स टू क्या है, डी क्यू प्लस डी क्यू माइनस डी डब्ल्यू है। तो अगर स्पेसिफिक हीट की यहाँ पे बात कर रहे हैं तो वहाँ पे जो क्यू की वैल्यू होगी, क्यू की वैल्यू नहीं, आप कह सकते हैं एनर्जी की वैल्यू, डी यू की वैल्यू निकाल रहे हैं ना, ये इंटरनल एनर्जी यही तो होती है। जो एनर्जी की वैल्यू होगी वो क्या हो जाएगी, एम सी वी T2 माइनस T1, ये किसकी जगह हो जाएगा, डी यू की जगह हो जाएगा। तो डी क्यू क्या हो जाएगा, सेम एज इट इज़, और डी डब्ल्यू। तो अगर स्पेसिफिक हीट कांस्टेंट वॉल्यूम की बात की जा रही है तो डी क्यू की जगह हम क्या करेंगे, ये चीज़ लिख देंगे। क्या लिखेंगे, ये डी यू क्या हो जाएगा, डी यू इज इक्वल्स टू एम सी वी T2 माइनस
T1, ये किस केस में, कांस्टेंट वॉल्यूम के केस में हो जाएगा। अगर कांस्टेंट प्रेशर की बात की जाए तो du की वैल्यू हो जाएगी mCp T2 माइनस T1। ये क्या हो जाएगी, mCp, P प्रेशर कांस्टेंट है तो P, वॉल्यूम कांस्टेंट है तो V। तो यहाँ पे ये किस केस के लिए है, कांस्टेंट प्रेशर के केस में, कांस्टेंट प्रेशर के केस में है ये। तो du की वैल्यू अगर हम यहाँ पे उठा के रख दें तो क्या मिलेगा, mCp T2 माइनस T1 इज इक्वल्स टू dq माइनस dw। ये इक्वेशन किसके लिए निकल के आ गई कि अगर कांस्टेंट प्रेशर दिया हुआ है तो, और अगर कांस्टेंट वॉल्यूम की बात की जाए तो हम यहाँ पे फार्मूला यही लगाएंगे। तो ये सारे जो छोटे छोटे पॉइंट्स हैं वो किसके लिए मैं बता रही हूँ, क्योंकि न्यूमेरिकल में ऐसी चीज़ें पूछी जाती हैं और ऐसे टर्म्स दिए जाते हैं। तो अगर क्या हुआ, अगर कई बार क्या होता है डायरेक्ट एनर्जी की वैल्यू ना देके उन्होंने क्या बोला कि कांस्टेंट वॉल्यूम पे उन्होंने टेम्परेचर दे दिया, ठीक, या फिर कांस्टेंट वॉल्यूम में एक टेम्परेचर दिया है और बोल रहा है फाइनल टेम्परेचर आप निकालिए, हीट और वर्क की वैल्यू उन्होंने दी हुई है यहाँ पे। तो आप ऐसे केसेस में क्या करो कि ये फार्मूला लगाओगे। अगर सीधे सीधे एनर्जी चेंज इन इंटरनल एनर्जी दे दिया तो सीधे सीधे तो डी की वैल्यू मिल गई, लेकिन अगर इंटरनल एनर्जी या फिर आप कह सकते हो चेंज इन एनर्जी नहीं दिया हुआ है और वहाँ पे टेम्परेचर के टर्म में CV या CP का टर्म आ रहा है तो हम क्या करेंगे, इन इक्वेशंस को लगाएंगे। कांस्टेंट प्रेशर का केस होगा तो क्या होगा, mCp T2 माइनस T1 कर देंगे, और अगर कांस्टेंट वॉल्यूम का केस होगा तो du की जगह हम क्या करेंगे, mCv T2 माइनस T1 रखेंगे, बाकी dq माइनस dw एज इट इज उतर जाएगा। ये बात हो गई किसकी, आइसोलेटेड सिस्टम हमने देख लिया, और उसके बाद कांस्टेंट प्रेशर और कांस्टेंट वॉल्यूम का भी केस देख लिया फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स में कि किस तरीके से हम वैल्यूज़ को पुट करेंगे। एक और चीज़ देखते हैं, CP और CV जो है, CP और CV के टर्म्स को देखते हैं। हमने पढ़ा हुआ है, ये फार्मूला हमने देखा है कि CP माइनस CV इज इक्वल्स टू क्या होता है, R होता है, गामा इज इक्वल्स टू क्या होता है, CP बाई CV होता है। अब कई बार क्या होता है कि CP CV R में ही कुछ चीज़ें ऐसी पूछ लेता है, वो क्वेश्चन में ऐसी चीज़ें पूछ लेता है कि हमें उसको सॉल्व करना पड़ता है। तो यहाँ पे अगर इस तरीके की चीज़ें दी हुई हैं तो हमें क्या होता है, अगर मान लो सिर्फ R और गामा की वैल्यू दी है, मान लो कोई क्वेश्चन है, गिवन क्या है, R गिवन है हमें और गामा गिवन है, पूछ रहा है CP निकालो और पूछ रहा है CV निकालो, ठीक, R और गामा की वैल्यू दी हुई है और पूछ रहा है CP आप निकाल के दिखाओ और CV निकाल के दिखाओ। करना क्या है, हमने मान लिया ये दिस इज इक्वेशन नंबर 1, दिस इज इक्वेशन नंबर 2। देखते हैं इसको, CP बाई CV इज इक्वल्स टू R। क्या करो, किसी एक टर्म को तो एलिमिनेट करना पड़ेगा। क्या करते हैं, CV से डिवाइड कर देते हैं। क्या करते हैं, यहाँ पे CV से हमने क्या किया, डिवाइड कर दिया। जब CV से डिवाइड किया तो हमें पता चल रहा है कि ये CV से CV कैंसिल हो जा रहा है। एक बच रहा है CP बाई CV और एक बच रहा है इज इक्वल्स टू R बाई, सॉरी दिस इज -1 बचेगा ना, CV बाई CV माइनस है तो -1 बाई CV। CP बाई CV हमें पता है क्या होता है, गामा होता है, गामा लिख लिया, गामा -1 इज इक्वल्स टू R बाई CV। अब एक बात बताओ, R और गामा गिवन है, R दिया है, गामा दिया है, क्या यहाँ पे हम CV नहीं निकाल सकते? निकाल सकते हैं, बड़े आराम से निकाल सकते हैं। काम करते हैं, CV को इधर भेज देते हैं और क्या हो जाएगा, R डिवाइड बाई गामा -1। अब बताओ क्या कोई दिक्कत है इसको सॉल्व करने में? R और गामा की वैल्यू दी है तो क्या हम CP और CV की वैल्यू कैलकुलेट नहीं कर सकते? आराम से कैलकुलेट कर सकते हैं। क्या किया हमने, CV को डिवाइड किया है, CV को हर साइड से डिवाइड कर दिया। अब क्या होगा, CP बाई CV को हमने क्या लिखा, गामा लिखा, साइड में मतलब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया, CV को उधर भेज दिया और क्या बन जाएगा, R अपॉन गामा -1। ये CV की वैल्यू निकल के आ गई। अब CV निकल गया है, अब हमारे पास तीन चीज़ें हैं, R भी निकल गया, गामा भी निकल गया और CP भी निकल गया, ठीक। CV अब निकालना है, CV क्या करो, यहीं पे क्या करते हैं, CV इज इक्वल्स टू R अपॉन गामा -1 है। अब इसको अगर देखा जाए तो ये क्या है, CP माइनस CV इज इक्वल्स टू R। CV की वैल्यू R अपॉन गामा -1 लिख देते हैं, CP माइनस R अपॉन गामा -1 इज इक्वल्स टू R। CP निकालना है, CP इज इक्वल्स टू R, ये उधर जाएगा पॉजिटिव का R अपॉन
गामा -1 हो जाएगा। क्या करते हैं, इसको आगे सॉल्व करते हैं, इधर लिख देती हूँ। क्या है ये, Cp इज इक्वल्स टू R प्लस R अपॉन गामा -1। एलसीएम ले लेते हैं, गामा -1 एलसीएम हो गया तो R हो जाएगा गामा -1 प्लस R। Cp की वैल्यू ये है। अब अंदर से मल्टीप्लाई कर देते हैं इसको, R गामा माइनस R प्लस R अपॉन गामा -1। काट के देखो कुछ कट रहा है, -R प्लस R कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, गामा इंटू R अपॉन गामा -1। दिस इज Cp। Cp की वैल्यू ये हो गई और Cv की वैल्यू ये निकल के आ गई। Cp ये हो गया और Cv की वैल्यू जो निकल के आ रही थी वो आ रही थी R अपॉन गामा -1। ठीक, तो ये Cp की वैल्यू निकल गई और ये Cv की वैल्यू निकल गई। अगर इस फॉर्मूले को याद कर लेना, Cp और Cv का फॉर्मूला याद कर लेना, अगर नहीं भी याद करोगे तो भी बड़े आराम से इसको कैलकुलेट कर सकते हो, लेकिन याद रहेगा, ईजी होगा क्योंकि टाइम सेव करता है। तो यहाँ पे एक चीज़ देखने को क्या मिल रही है, हमें पता है कि Cp इज़ ग्रेटर देन Cv। हमें पता है कि Cp की जो वैल्यू होती है वो हमेशा Cv से क्या होती है, बड़ी होती है। अब यहाँ पे हमने निकाला, एक बात बताओ, क्या यहाँ पे Cp की वैल्यू कम है या ज़्यादा है Cv से? R अपॉन गामा -1, R अपॉन गामा -1, R अपॉन गामा -1। इसमें फिर से गामा से मल्टीप्लाई कर दिया हुआ है। गामा से मल्टीप्लाई करना मतलब कि इस टर्म में गामा एक्स्ट्रा है, इनटू गामा किया गया है, यानी कि यहाँ पे क्या कंक्लूजन निकल रहा है, फिर से Cp इज़ ग्रेटर देन Cv। मतलब Cp जो है हमेशा हर एक सूरत में, हर एक हाल में किससे बड़ा होगा, Cv से बड़ा होगा। ठीक, तो इस क्लास के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।